नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 55वें पुष्प में आप सभी का स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे टीम की ओर से स्वागत अभिनंदन है। आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आप हैं श्रीमान प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह जी। आपका परिचय खैर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बताना चाहूंगा। आपने अपने भारत के अलावा विदेशों में भी पढ़ाई की और आप अभी फिलहाल कंप्यूटर साइंस से आपने शिक्षा ग्रहण किया है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस में विभाग प्रमुख हैं आप। तो आज हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने जा रहा है। हम लोगों के साथ में डॉक्टर संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर संजीव जी, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं। तो मैं श्रीमान आशुतोष कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। बहुत ही मुख्य विषय है आज, बहुत ही ज्वलंत विषय है, नई शिक्षा नीति तकनीकी विकास में प्रतिमान बदलाव। तो हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान जी को। सबको नमस्कार करता हूं। आशा है आप जहां पे भी होंगे स्वस्थ और सानंद होंगे। पूरे देश में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी और अपने अपने स्थान पर जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका आप पालन कर रहे होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पालन कराने के लिए आग्रह कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं स्वदेशी आत्मनिर्भर टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। विशेष करके मनीष सिन्हा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आपने मुझे अपने मंच पर आने का समय दिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इस विषय पर करीब करीब 40 से 50 मिनट तक मैं आपके बीच रहूंगा और जो शुरुआत में थोड़ी भूमिका रखूंगा, फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, फिर इस नई शिक्षा नीति का तकनीकी में क्या योगदान है उसके मुख्य पहलू पर हम जाएंगे। मुख्य बिंदु तकनीकी विषयों को लेते हुए हायर एजुकेशन की बात करेंगे। अंत में कुछ उदाहरण और केस स्टडी आपके सामने रखूंगा, जिससे वास्तविकता को समझने में सहायता मिलेगी और अंत में आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जैसा कि मनीष जी ने बताया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। 1997 से शोध कर रहा हूं रिसर्च में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शोध कर रहा हूं। और शोध करने में एक बहुत अहम विषय होता है कि पहले उस विषय पर एक बार लिटरेचर रिव्यू कर लिया जाए। तो ध्यान में आता है कि वर्तमान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति की पहल जुलाई 27 को 2015 में की थी और इस कमेटी के अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम साहब को बनाया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को कमेटी ने 31 अक्टूबर 2015 को ऑफिशियली फॉर्मेशन करने के बाद 1 अक्टूबर 2016 को इस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट, जो 484 पेजों का जो ड्राफ्ट था, वो पूरे देश के सामने रखा और पूरे देश के स्वदेशी के लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से, शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से, यूनिवर्सिटी से, भारत के हर नागरिक से फीडबैक लिया गया और ये क्रम करीब करीब 3 से 4 साल तक चला। उसके बाद 1 साल के बाद ही ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन को बदलना पड़ा और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनके नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई
और फाइनली व्हेन वी गॉट दिस पॉलिसी इट वाज 66 पेजेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति हमारे देश को मिली। जब हम थोड़ा पुराने पन्ने पलटते हैं शिक्षा के संदर्भ में, जैसा कि हमने बताया कि शोध छात्र होने के नाते, शोध प्रोफेसर होने के नाते थोड़ा लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं और ऐसा लगता है चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। ऐसी ऐसी चीजें सामने आती थी जब मैंने ये पूरे शिक्षा नीति के बारे में, जो अपने 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय क्या क्या परिवर्तन, कैसे कैसे हमारे पॉलिसीज बने, तो काफी की चीजें निकल के आती हैं। उस पर मैं 5-7 मिनट बोलना चाहूंगा। उसके पहले एक फिलोसोफर हुए थे कन्फ्यूशियस। ही वाज बेसिकली चाइनीज फिलोसोफर एंड ही सेड इफ योर प्लान इज फॉर 1 ईयर यू प्लांट राइस। मतलब अगर आपका प्लान 1 साल के लिए तो आप राइस, चावल बो दीजिए। इफ योर प्लान इज फॉर 10 ईयर्स देन प्लांट ए ट्री, पेड़ लगाइए अगर 10 साल का प्लान है। इफ योर प्लान इज फॉर 100 ईयर्स देन एजुकेट द चिल्ड्रेन ऑफ योर नेशन। और जैसा कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, उस पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा। तो जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। उनको मैं शब्दों में कहना चाहूंगा, देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली, कितना अच्छा है कि सांसों की हवा लगती है, आग अब उनसे बुझाई नहीं जाने वाली, एक तालाब सी भर जाती है हर बारिश में, मैं समझता हूं ये खाई नहीं जाने वाली, चीख निकली तो है होठों से मगर मध्यम है, बंद कमरों को सुनाई नहीं जाने वाली। भारत माता की भुजा कटी 1947 में, उसी के साथ हमारे देश को आजादी मिली। एंड सबको लगा कि जब आजादी मिली तो शिक्षा नीति पे कुछ काम किया जाएगा। गुलामी के कालखंड में जिस जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति पे अटैक हुए थे, मैकाले की शिक्षा नीति को किस तरह से अंग्रेजों ने थोपा था, उससे निकलने का एक अवसर था 1947 में। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, संविधान बनाया गया, तो कोई शिक्षा नीति नहीं बनाई गई। एंड फर्स्ट टाइम आवर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1968। मतलब आजादी के 21 साल के बाद इस देश को पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय में मिली। तो उस 20-25 साल के पहले का कालखंड अगर हम देखते हैं तो शिक्षा इस देश की कैसी होगी, ये 2 लोगों पे ऊपर निर्भर करता था। पहले हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी के बारे में थोड़ा सा 2-4 शब्द बोल के अपनी बात रखूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई के अगुआ थे, महात्मा गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन साथ ही साथ पंडित नेहरू को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कम था। उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी विदेशों में हुई थी और उनको भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के बारे में यह जानकारी कम थी। और उन्होंने ये सिद्ध किया जब एक पुस्तक लिखी, भारत एक खोज। भारत खोज नहीं था, भारत की परंपरा हजारों साल पुरानी थी, लेकिन उनके समझ से ये भारत एक खोज थी। बात वहीं पे अटक गई, दिशा वहीं से भटक गई। और हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, नेहरू जी के जीवन काल के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जब उनका हम जीवन देखते हैं तो आश्चर्य होता है। He was not an educated, technological educated person. Azad was born on 11th November 1888 in Makkah. अब्दुल कलाम जी का जन्म जो है 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का वही स्थान है जहां पर पूरे दुनिया के
मुसलमान भाई अपना पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। एंड हिज रियल, उनका असली नाम सईद गुलाम मयूद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था, बट ही इवेंचुअली नोन एज मौलाना अबुल कलाम आजाद। एंड हिज फादर वाज ए बंगाली मुस्लिम, और उस समय वो दिल्ली में रहते थे विथ हिज ग्रैंडफादर। जब उनकी पिताजी की मृत्यु हुई तो उनकी उम्र बहुत कम थी, और उनके जो ग्रैंडफादर थे 1857 में, ग्रैंडफादर उनके फादर की फैमिली 1857 में जब देश आजादी की बेड़ियां तोड़ने के लिए पूरे देश में गदर चला था, दैट टाइम हिज फैमिली लेफ्ट इंडिया एंड सेटल्ड इन मक्का। उसके बाद फिर उनके फादर लौट के आए, भारत लौट के आए, दिल्ली में उन्होंने बसे, एंड ही रोट 12 बुक्स। और उनके फादर, ही वाज बेसिकली ए काइंड ऑफ पर्सन हु हैज अफगानी लिटरेचर। उन्होंने अफगानों के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, बहुत सारे इतिहास लिखे थे। He was reputed scholar from Medina who had reputation that extended even outside of Arabic world. और आजाद जी घर में पढ़ाई किए थे, होम स्कूल। और क्या उनकी पढ़ाई थी? He was very fluent in Arabic. अरेबिक उनकी पहली भाषा थी। उसके बाद ही स्टडीड बंगाली, हिंदुस्तानी जिसको हिंदी और उर्दू मिक्स कहते हैं, पर्शियन एंड इंग्लिश। And he was trained in the mazahib of Hanafi, Maliki, Safi, Hanbali, Fiqh, Shariat, philosophy, history। वो फैमिली के साथ पढ़े थे। तो शिक्षा के पहले दरवाजे पे दो लोग जिसको हम मानते हैं खड़े थे, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरी तरफ अब्दुल कलाम आजाद थे। और इन लोगों ने देश आजाद होने के बाद देश को कोई शिक्षा नीति नहीं दे सके। एंड वी आवर नेशन गॉट, पहली बार हमें 21 साल के बाद जाकर के इस देश को शिक्षा नीति मिली। उसके बाद दूसरी सेकेंड टाइम इन 1986 राजीव गांधी के टाइम में शिक्षा नीति मिली, और फर्दर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया नरसिंहा राव के टाइम में इन 1992। एंड दिस इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2020। तो ये हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। अब आप सोच सकते हैं, जिस देश में करीब करीब 900 साल की गुलामी रही, कभी मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों की गुलामी रही, एंड इट वाज ए ओपन सीक्रेट दैट मैकाले चाहता था कि भारत को शिक्षा से गुलाम करो। सो मेनी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, एंड आवर लीडर्स कंटिन्यूड द सेम टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन आवर नेशन। क्योंकि मैकाले की शिक्षा नीति ऐसी थी कि भाई उसको क्लर्क पैदा करने थे जो अंग्रेजों के लिए काम कर सके, ब्रिटिश रूल कैसे लंबे समय तक शासन कर सके, इसके लिए काम कर सके, और उनका फोकस इसी पे था। इसलिए बहुत ठीक नहीं हुआ, बहुत ठीक नहीं हुआ, शुरुआत में ठीक नहीं हुआ। और बीच बीच में एजुकेशन कमीशन बने। ऑफ कोर्स देयर वाज एजुकेशन कमीशन in 1947, but there was not a policy. तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी, हम ही खा लेते, सुबह को भूख लगती है बहुत। तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी, जाने कैसी उंगलियां हैं, जाने क्या अंदाज है। तुमने पत्तों को छुआ था, जड़ हिलाकर फेंक दी, इस अहाते के अंधेरे में धुआं सा भर गया। तुमने जलती लकड़ियां को बुझाकर फेंक दी। जो बासी रोटियां थी मैकाले की शिक्षा नीति, सड़ी गली गुलामी का प्रतीक, उस शिक्षा व्यवस्था को भारत के ऊपर 1947 में थोप दिया गया। और एक बार कहा जाता है, एक बार जब कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसको वापस लाने में बहुत समय लगता है, और आज वही समय लग रहा है।
एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, तकनीकी का क्या महत्व है, शिक्षा से तकनीकी कैसे बदलती है, तकनीकी का जीवन में क्या महत्व है। तकनीकी से जीवन बहुत सरल होता है, और यह भी सच्चाई है कि जब जब नई तकनीकी आई है वो युद्ध के मैदान से आई है। आप देखिए पुराने काल में जो राजा महाराजा जिनके पास ज्यादा हाथी घोड़े, लड़ाई की तलवार, धनुष होते थे, वो सबसे समृद्ध माने जाते थे। सेना से तकनीकी का जुड़ाव सीधा सीधा संबंध है। और भारत आजाद होने के बाद एक युद्ध हार गया चाइना से, वो युद्ध तकनीकी की हार थी। आप याद करिए 1945 का वो कालखंड, जब द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया एटम बम बना के चला रही थी। 47 में हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री उस समय भारत की सेना को मजबूत करना था, परमाणु बम बनाना था। उस समय इनको कम्युनिस्ट के लोगों ने समझा दिया कि देश अहिंसा के कारण आजाद हुआ, और ये पूरी दुनिया में कबूतर उड़ाते घूम रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहे थे, और पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश सेनाओं को मजबूत करते रह रहे थे। और आज भी इतिहासकार मानते हैं कि 1964-62 की लड़ाई में अगर भारत के पास परमाणु बम रहा होता तो चाइना आज हमारा अक्साई चीन लिया नहीं होता। वो तकनीकी की हार थी। और ये कैसे नई शिक्षा नीति तकनीकी के ऊपर आएगी। इतिहास का हाल कैसा रहा पूछिए मत। अपनी शिक्षा व्यवस्था आने के बाद इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई गई। मीना बाजार के अंदर अपने हिंदू बहु बेटियों की बोली लगाने वाले अकबर को महान कहा गया। चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को उग्रवादी कहा गया। सिर्फ चरखे से आजादी मिली ये पढ़ाया गया। ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से एक विदेशी गुलामी, विदेशी मानसिकता का पर्याय बनकर के रह गई। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी? चरखा हरदम खामोश रहा और अंत देश को बांट दिया। लाखों बेघर, लाखों मर गए जब गांधी ने बंदर बांट किया। जिन्ना के हिस्से पाक गया, नेहरू को हिंदुस्तान मिला। जो जान लुटाकर भारत पर, उन्हें ढंग का न सम्मान मिला। इन्हीं सियासी कुत्तों ने शेखर को भी आतंकी बतलाया था। रोया अल्फ्रेड पार्क था उस दिन, एक एक पत्ता थर्राया था। जो देश के लिए जिए मरे और फांसी के फंदे पर झूल गए। हमें कचरे गजरे तो याद रहे पर अमर पुरोधा भूल गए। ये इसलिए हो सका कि शिक्षा व्यवस्था पे हमें इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि किस तरह की शिक्षा पद्धति को, नई शिक्षा पद्धति को लाया जाए जिससे भारत, स्वाभिमान भारत, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, सोने की चिड़िया वाला भारत, उसके उदाहरण दिए जाते, उसके इतिहास पढ़ाए जाते। आज आप देखिए, मैं आपसे कंप्यूटर से बात कर रहा हूं। कंप्यूटर 01 के ऊपर आधारित होता है। जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट इसी देश में पैदा हुए, उनको पढ़ाया जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य बिंदु पे मैं आना चाहता हूं। ये क्या क्या बदलाव तकनीकी में कर सकती है, तो तकनीकी का कितना बड़ा उपयोग है आप देखिए। आज अमेरिका सबसे बड़ा अपने को देश मानता है, सबसे मजबूत देश मानता है। वो क्यों है? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। जिसके पास जितनी मजबूत तकनीकी होगी वही देश सबसे मजबूत होगा। और मजबूत तकनीकी कैसे होगी? जब उस देश की ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी जो मजबूत तकनीकी को लागू कर सके, पढ़ा सके। तो अभी जो नई शिक्षा नीति, जो करीब करीब 66 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड आई ग्रैब सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आई एम जस्ट रीडिंग वन बाय वन। पहले कुछ मुख्य बिंदु देखिए। अब स्कूल के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं,
जो सिर्फ 8 बजे से लेके 5 बजे तक चलते हैं। बड़े बड़े स्कूल आप अपने शहरों में देखते होंगे, 5 बजे के बाद उनका कोई उपयोग नहीं है। अब आप सोचिए, जिस देश में संसाधनों की इतनी कमी है, उसमें स्कूलों को सिर्फ 8 से 5 बंद कर देना कहाँ का न्याय है। आज विदेशों में देखिए, पूरी दुनिया में कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज पालियों में चलते हैं। शाम को 5 बजे के बाद वही यूनिवर्सिटी का कैंपस इंडस्ट्री के लिए रिसर्च का जगह बन जाता है। तो इस शिक्षा नीति में जो स्कूल के स्थान हैं, जो उनके संसाधन हैं, उस संसाधन का उपयोग एडल्ट एजुकेशन में किया जाएगा। और वो एडल्ट एजुकेशन जिसमें टेक्नोलॉजी से भी हो, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हो, और उस व्यवस्था का हम एडल्ट एजुकेशन में प्रयोग करेंगे। दूसरा, वोकेशनल स्टडीज किया जाएगा स्कूल लेवल में। जैसे मैं तो गांव का व्यक्ति हूं, हम लोगों को याद है बचपन में पहले हमारे गांव में खेती होती थी, अभी भी होती है। तो हम लोग पहले सुबह सुबह कुछ खेती बाड़ी का काम करते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे। अब क्या है, वोकेशनल स्टडी कराई जाए बच्चों को, मतलब खाली समय में उनको कुछ इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, पोट्री वर्क, जो भी वहां की जरूरत हो उस तरह की शिक्षा दी जाएगी। और मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा, जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई थी, तो वहां पे छोटे छोटे स्कूलों में उनके बच्चों ने माचिस की तीलियां बनाना शुरू की, और उस माचिस की तीलियों को एक्सपोर्ट करके कि चलो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में, सेल्फ रिलिएंट बनाने में वी आर सपोर्टिंग, इस तरह की एक कार्य पद्धति को लाया गया। इस तरह के वोकेशनल स्टडी, जिसमें जैसे आप बिहार का उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारा हर साल बिहार में बाढ़ आती है। जिस बाढ़ ग्रस्त एरिया है वहां पे कैसे बच्चे, उन छोटे छोटे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसमें ये है, इस नई शिक्षा नीति में जो तकनीकी से रिलेटेड है उसी की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। अब ऑनलाइन लर्निंग का कितना बड़ा उपयोग है आज कोरोना के टाइम में, आप देख सकते हैं एवरीवेयर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग थ्रू ऑनलाइन टूल्स। इस ऑनलाइन की बात 1990 में पूरी दुनिया ने शुरू कर दी। उस समय हमारे देश के नेता और शिक्षाविद शांत होकर के बैठे थे, उनको लगा ऑनलाइन की कोई जरूरत ही नहीं है। और आज आप कोरोना टाइम में देख सकते हैं, विदाउट ऑनलाइन वी कैन नॉट सर्वाइव आवर एजुकेशन सिस्टम लास्ट 4-5 महीने से, और ये कब तक चलेगा हम नहीं जानते। तो नई शिक्षा नीति में देयर विल बी डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। उसके बाद जो बीएड की डिग्री है, बीएड की डिग्री में करीब 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स किए जाएंगे। अब होता क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति बीएससी किया, कोई बीए किया, कोई बीटेक किया, और फिर वो जाकर के 1 साल बीएड करते थे। अब होता क्या था कि साइंस में हमने कुछ और पढ़ा है, आपने आर्ट में कुछ और पढ़ा है, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया बीएड में। अब ऐसा नहीं होगा, अब इंटीग्रेटेड कोर्स है। मीन्स यू वांट टू बिकम ए टीचर, यू कैन हैव ए 4 years डिग्री, वो 3 साल आपका ग्रेजुएशन, और उसी के रिलेटेड आपको इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कर दिया जाएगा। इसके बाद एक हायर एजुकेशन में कॉमन रेगुलेटरी बॉडीज होगी जो सारे चीज को ओवर लुक करेगी, सबको एक साथ देखेगी। अब उसमें क्या होता है कि जो हायर एजुकेशन बॉडी होगी उसमें नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल है, जनरल एजुकेशन काउंसिल है जीईसी फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एंड नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर एक्रेडिटेशन पॉलिसी। इसके पहले होता क्या था, यूजीसी अलग जाती थी, एआईसीटी अलग जाती थी, बहुत सारे जो फंडिंग रिसोर्सेस थे फॉर रिसर्च फंड्स। अब कई बार एक प्रोजेक्ट एआईसीटी में सबमिट हुआ, उसी से मिलता जुलता प्रोजेक्ट यूजीसी में सबमिट हुआ, दोनों लोगों ने 4 साल मिल करके रिसर्च किया और सबमिट किया। एक दूसरे को पता ही नहीं होता था कि बगल वाला प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। सो नाउ दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट, मीन्स एक दूसरा सेक्टर क्या कर रहा है इसको पता होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन सेक्टर में अब हम 6% जीडीपी खर्च करने वाले हैं। इसके पहले अब तक सिर्फ 1.7% जीडीपी खर्च होती थी।
उसके बाद एक जो हम पढ़ाई करेंगे हायर एजुकेशन में, इट विल बी लाइक आइडिया एप्लीकेशन। अभी तक क्या होता था, हम रटने वाली पढ़ाई करते थे। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, मैंने भी कभी सिविल की तैयारी करने की कोशिश की थी, दुर्भाग्य से बहुत दिन तक नहीं कर सका। अब एक इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ विद्यार्थी और उसको आप जीके में ले जाकर के ये पूछो कि बाबर ने जब लड़ाई की थी तो किस ईयर में की थी, अब ये बताइए, अगर ये ईयर जान ही लेंगे तो कौन सा आप बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन वी सेलेक्टेड आवर एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल। इस तरह की चीजों को हटा करके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, आप कलेक्टर बन गए, बट इफ यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, हाउ टू सॉल्व इट? डिड यू स्टडी दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर अंडर ग्रेजुएट स्कूल? क्या कहीं बीए करने वाला व्यक्ति कोई प्रॉब्लम आया है उसको सॉल्व कैसे करेगा, उसने सीखा कभी पढ़ाई में? नहीं सीखा। अब यह है कि वी हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइक द मंडेट कंटेंट विल फोकस ऑन की कंसेप्ट, आइडियाज, एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड टीचिंग एंड लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन ए मोर इंटरैक्टिव मैनर। इसके बाद एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी, as well as specified common subject exams in science, humanities, language, arts and vocational study. Entrance exam होते थे यूनिवर्सिटी के, and at least twice year for एक यूनिवर्सिटी। एक साल में 2 बार ये परीक्षा होगी। उसके पहले क्या होता था, एक साल में अगर कोई स्टूडेंट he want to take admission in a good university, he has to wait for 1 year। अगर एक साल के बाद टेस्ट में उसके कुछ क्वेश्चन कहीं दुर्भाग्य से गड़बड़ हो गए, he has to wait another 1 year। अब ये नहीं होगा, साल में 2 बार, जैसे कि इंजीनियरिंग की परीक्षा साल में 2 बार होती है, इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस। इसके बाद एक जो सबसे प्रमुख बात निकल के आई है, कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। आज आप देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें जो आप मोबाइल देखते हैं, आप रिमोट देखते हैं, कार का रिमोट देखते हैं, प्रोजेक्टर देखते हैं, एवरीवेयर देयर इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और जहां पे भी आप बटन प्रेस करते हैं वो सब प्रोग्रामिंग हुई है, कोडिंग हुई है। अभी सरकार ने क्या है, इस नई शिक्षा नीति में कोडिंग को क्लास 6 से पढ़ाई जाएगी। वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सी, पाइथन, फोटान, व्हाटएवर, बट आवर स्टूडेंट विल बी ट्रेन्ड फॉर द कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। क्योंकि अब सबको जगह होना। आज आप देखिए, आप कहीं बहुत रिमोट एरिया में भी चले जाइए, आप पेटीएम का देखिए, एक चाय वाला, एक ठेले वाला भी बोलता है कि साहब पेटीएम कर दो, तो आप तो पेटीएम कर देते हैं। उस पेटीएम के लिए जो प्रोग्रामिंग हुई है, हर जगह प्रोग्रामिंग हुई है, उस प्रोग्रामिंग को बचपन से ही क्लास 6 ऑनवर्ड्स इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टडी। और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम कई बार होता है, आप देखते होंगे कि कोई बीए में एडमिशन लिया, बीएससी में एडमिशन लिया, बीटेक एडमिशन लिया, एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन ही कुडंट फिनिश हिज कोर्स। 1 साल के बाद छोड़ना पड़ गया, 2 साल के बाद छोड़ना पड़ गया, तो उसको तो हम मानते थे कि हैज ओनली 10+2 डिग्री। इस नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री है और मल्टीपल एग्जिट है। मतलब अगर आपने 2 साल की बात छोड़ दिया तो उस डिग्री को हम पॉलिटेक्निक का डिग्री करके देने का सरकार का फैसला है। अब ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना करेगी, अब देखते हैं बाद में कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसे 1 साल पढ़ लिया आपने, एक सर्टिफिकेट ले लिया, सो दैट वंस यू गो आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, बिफोर फिनिशिंग योर होल 4 years डिग्री, एटलीस्ट यू कैन से यस आई हैव दिस मच ऑफ डिग्री इन माई हैंड। तो इसको मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का बहुत अच्छा जो प्रोग्राम किया है। इसके बाद बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेटअप कैंपसेज इन अदर कंट्रीज। आप देखिए, ये चीजें बहुत दिन से मैं व्यक्तिगत रूप से भी सोचता था। अपने भारत की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनको अगल बगल के कंट्रीज में वी हैव टू ओपन द कैंपस लाइक IITs,
IIM, high performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in another countries. और विदेश की भी जो selected university like those from top 100 university in the world will be facilitated to operate in India. अब इसके लिए मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। जब IITs अपनी 1960s में खुली थी, उस समय हमारे यहां एक बगल में हमारे एक कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर रिक्वेस्टेड आवर कंट्री कि भाई आकर के आप IIT का हमारे यहां भी ब्रांच खोल दो। बट दैट टाइम इन 1960s 70s they requested up to late 80s late 70s, बट हमारी गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई। और उससे क्या नुकसान हुआ, सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी NTU हमसे 22 साल के बाद कैंपस खोला उसने, एंड नाउ दे आर इन टॉप 10। यस, आई गॉट द डेटा। फर्स्ट IIT 1951 में खुली और उसके 30 साल के बाद सिंगापुर में, जो सिंगापुर की सरकार हमारी IITs को बुलाती रही, दे ओपनड ए कैंपस इन 1981 और आज उनकी दुनिया में 11th नंबर का रैंक है, एशिया में 3rd नंबर का रैंक है। और हमारे यहां जो IIT, जो सबसे अच्छी IIT खड़गपुर है, उसका 314वां स्थान है, 314। एंड during Manmohan Singh government time, I got a data. Government said that, okay, now IITs are allowed to open the campus, and that decision was taken during Kapil Sibal time in 2010. मतलब 10 साल हो गए उस डिसीजन को। And what statement he has given? The long standing invitation to IITs to set up a campus in Singapore, now it can be reality. 1960 से लोग मांगते मांगते थक गए, 40 साल के बाद डिसीजन हुआ कि 2010 में खोल सकते हैं, और 10 साल बीत गए, एक भी IIT की कैंपस फॉरेन में नहीं खुल सकी। एंड जो उसके बाद खोले हुए लोग, जस्ट वन एग्जांपल आई हैव गिवन, दे आर ऑन द 3rd रैंक। तो इसमें क्या होगा, हम विदेशों में अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, हमारे लोग वहां पे जाकर के काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब करीब 14-15 साल हमने विदेश में काम किया। हमारे सारे दोस्त विदेशी भी बोलते थे, यार तुम लोग इंडियंस को पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, तुम लोग बातें बहुत करते हो, बहुत अच्छा समझाते हो, तुम्हारे कंट्री को कुछ और कैंपसेस दुनिया में खोलने चाहिए। एंड व्हेन आई केम हियर इन इंडिया इन 2014 ऑनवर्ड्स, हर प्लेटफॉर्म पे जहां जहां भी मौका मिला मुझे, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस वी शुड ओपन द कैंपस इन अब्रॉड। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न हूं कि सरकार में नई शिक्षा नीति में यह बात लागू कर दी गई। दूसरा है, बाहर की भी यूनिवर्सिटी खुलेगी अपने यहां, टॉप 100 की यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। उससे क्या होगा, जब विदेश की यूनिवर्सिटी आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, देन हमारी भी शिक्षा पद्धति थोड़ा ऊपर उठेगी। एंड आई एम गिविंग ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आप सोचिए, आपने सुना होगा कि भारत से बहुत लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, और शुरू से ही जाते हैं, आजादी के पहले भी जाते थे, आज भी जाते रहते हैं, और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा कि कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना बजट होता होगा? आई हैव वन गवर्नमेंट डेटा, दैट डेटा वाज रिलीज्ड इन 2018। 2018 के आंकड़े के अनुसार एक साल में भारत से 7,53,000 विद्यार्थी विदेश जाते हैं, 7,53,000, और जिसमें करीब करीब 72% लोग 4 देशों में जाते हैं। अमेरिका में 2,11,703 लोग गए, ये एक साल का आंकड़ा है। कनाडा में 1,24,000 लोग गए, ऑस्ट्रेलिया में 87,115 लोग गए, सऊदी अरेबिया में 70,800 लोग गए, और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में 50,000 गए।
अब आप एक प्रश्न आपके मन में आता होगा, ठीक है अमेरिकन यूनिवर्सिटी अच्छी है, कनाडा की यूनिवर्सिटी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी कैसे अच्छी है कि भारत के लोग 70,800 लोग गए। अमेरिका दुबई में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 50,000 लोग गए? ये सऊदी अरेबिया और दुबई में जो यूनिवर्सिटी है, बेसिकली दे आर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, लाइक यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अमेरिका। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने ब्रांच खोल दिया सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अब क्या होता था, आप अमेरिका में फीस ज्यादा है वहां नहीं दे सकते थे, तो यहां सऊदी अरेबिया में चले गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चले गए। अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगी तो इस फ्लो को हम रोक सकते हैं। और कितना बजट, आप विश्वास करेंगे, एक साल में allowing foreign university to set up their campus in India will help the country save up to 7.5 billion, 34,000 करोड़ रुपए एक साल में हम सेव कर सकते हैं। और सिर्फ अगर हमारा पूरा नहीं, 100 में से अगर 3/4 मतलब 100 में से अगर 75 स्टूडेंट भी हम भारत में रोक पाए तो करीब करीब हम $10 बिलियन एक साल में बचा सकते हैं। एंड एक कैबिनेट का डेटा है, ऑन March 15 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2010 टू अलाउ फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स सेटअप कैंपसेज इन इंडिया। 2010 में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को सेटअप करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया। बट स्टिल आई नो दैट ओनली वन यूनिवर्सिटी सार्क है, वो भी जो है सार्क देशों का दिल्ली में चल रही है, उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी आई नहीं। और आप सोचिए ये कितना पैसा है, मैं वो बताता हूं। एक साल में गवर्नमेंट ने 94,853.64 करोड़ रुपए एजुकेशन बजट दिए, उसमें 56,536.63 करोड़ रुपए स्कूल को दिए गए और 38,317.0 करोड़ रुपए हायर एजुकेशन को दिए गए। 38,317 करोड़। और हमने, हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन लेने विदेश चले गए, वो यहां से जो पैसा गया वो करीब करीब 7.5 बिलियन मतलब 35,500 करोड़ रुपए हमने दे दिए। अगर वो पैसे को रोक लेते, मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि हायर एजुकेशन में जितना पैसा हमारा देश का विद्यार्थी जाकर के विदेशों को दे देता है, उतना ही बजट हमारी सरकार हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को देती है। देन यू कैन इमेजिन इफ यू स्टार्ट ओपनिंग द कैंपस इन आवर कंट्री, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, top 100 foreign universities according to new policy, how much money we can save. उसके बाद भारत विश्व गुरु रहा है, आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के हमारा इतिहास कितना बड़ा है, पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। अब अगर पूरी दुनिया के लोग हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आएंगे, कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड द रीजन, आप सोच सकते हैं अब तक क्यों नहीं आते थे। There is a traditional one major reason. I'll come to that point later. इसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री आल्सो, जो 4 साल की हमारी डिग्री है, वो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम है। मल्टी डिसिप्लिनरी, आप कभी कभी जब हम सोचते हैं, आपको भी लगता होगा, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, क्या कारण है कि हमारे देश में विदेशी प्रोडक्ट ज्यादा है। अब आप अपना मोबाइल फोन देख लीजिए, 10-12 मोबाइल फोन होगा तो 1-2 अपने देश का होगा, 10-20 तरह के एसी होगी तो 1-2 अपने देश की होगी, 2-4-10 टीवी होगी तो अपने देश की 2-3 होगी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज आवर एजुकेशन सिस्टम। आई कैन टेल यू। होता क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है। मतलब जो मैथ पढ़ेगा वो मैथ पढ़ेगा, जो कंप्यूटर पढ़ेगा वो कंप्यूटर पढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा। अब आप जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए, आप जिस मशीन से ब्लड प्रेशर आपका नापा जाता है, बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और ब्लड प्रेशर नापने का जो मापक्रम है वो तो मेडिकल का डेटा है। अब हमारे यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर तो साथ में कभी पढ़ाई किए ही नहीं।
उसके बाद वो प्रोडक्ट जब आएगा तो उसको बेचना होगा, तो मैनेजमेंट का आदमी चाहिए। हमारे यहां क्या हुआ कि एक चीज पढ़ोगे दूसरे में घुसोगे नहीं, और ऐसे होता भी है। आज देखिए, कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पीएचडी है, उसको आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लेक्चरर नहीं बनाते हो, नहीं नहीं तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के हो। मे बी ही हैज डन गुड रिसर्च इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बट स्टिल ही कैन नॉट ज्वाइन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बिकॉज ही हैज बेसिक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आईआईटीज में कुछ है, बट मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। बट नाउ इन दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम सब कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी होना है। आपको कॉमर्स के साथ कंप्यूटर पढ़ना है, पढ़ लो। अब इसमें कौन सी बात है, अगर किसी को अच्छा लगता है, इफ समवन हैज द इंटरेस्ट, लेट हिम स्टडी। मे बी ए गुड प्रोग्रामर, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग उसको अच्छे से आती है, फाइनेंस की चीजें समझ में आती है, ही कैन बी ए काइंड ऑफ एसेट फॉर द नेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वी हैव दैट, एंड इसके लिए किसको चुना गया है? आईआईटीज। दे हैव टारगेटेड द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IITs, to become multidisciplinary institution, opening doors for humanities के भी, आप आर्ट्स भी पढ़ाओ। ये जो सबसे बड़ा जो बदलाव है। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट ने प्लान किया है 2030 तक, मतलब अगले 10 साल तक, एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन या तो हर जिले में होगा या हर जिले के आसपास होगा। And all higher education institute to become multidisciplinary institute। भाई बच्चे को, विद्यार्थी को जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दो। एक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च जब कुछ होता है, आपके जो कंप्यूटर, अगर हम जिस कंप्यूटर पे बैठ के बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट को बताता हूं कितने लोगों ने मिलकर बनाया है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, प्रोग्रामिंग करने वाला कंप्यूटर इंजीनियर है, इस डिवाइस को सेटअप करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर है, फिजिक्स का आदमी है। ये 5 आदमी 6 आदमी कम से कम मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। बट व्हाट हैपेंड इन आवर सिस्टम, ऑल 5 एक्सपर्टीज आर एट डिफरेंट एंगल। किसी ने फिजिक्स पढ़ लिया, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ लिया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, और जब वो कंपनी में जाते हैं तो उनको एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वो कल्चर ही हमारा नहीं होता। उसके कारण से क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्रीज 2-3 साल उनको मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट को सिखाने में लग जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वंस स्टूडेंट हैव मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल, immediately he can start the work. That is the changing, the crucial point. Therefore I took the topic new education policy, a paradigm shift to the technology। और पूरी दुनिया में ये 40-50 साल से हो रहा है। हमने विदेशों में जो काम किया, हर यूनिवर्सिटी में देखा, हर जगह हो रहा है। हमारे यहाँ जो रेड टेपिज्म था, उसके कारण हमें लेट हो गया। आप देखिए जो हमारे बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर्स हैं, IITs है, IIM है, एम्स है। अब क्या एम्स का प्रोफेसर जो डॉक्टर है, कभी हमारे इंजीनियर कंप्यूटर प्रोफेसर बगल में IIT रुड़की है, कभी बैठता है क्या? या IIT दिल्ली में कभी आकर के डिस्कस करता है क्या कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिससे हम कुछ कर सके? ये गैप खत्म हो जाएगा, ये गैप खत्म हो जाएगा। और जो कुछ, जैसे हमने कहा, कुछ केस स्टडी लेते हैं। अब आप देखिए, ये सच है, समृद्ध देश के लिए समृद्ध तकनीकी होना जरूरी है। समृद्ध तकनीकी होने के लिए समृद्ध रिसर्च होना जरूरी है। समृद्ध रिसर्च होने के लिए समृद्ध शिक्षा होनी जरूरी है, जो हमने मल्टीडिसिप्लिनरी, ऑल द एग्जांपल आई हैव गिवन। रिसर्च कौन करता है? रिसर्च सेंटर करते हैं, यूनिवर्सिटीज करती है, और इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री का रिसर्च बहुत अलग है। इंडस्ट्री उसी पे रिसर्च करती है जिसपे उसको ये लगता है कि बाद में पैसे कमा सकती है, बिकॉज दे हैव द बिजनेस। रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज में 2 जगह रिसर्च माने जाते हैं पूरी दुनिया में। क्या स्थिति है अपने यहाँ रिसर्च सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज में? रिसर्च सेंटर्स मीन्स यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसरो है, DRDO है, DRDO डिफेंस का अपना, ये रिसर्च कर। तो एक जो सबसे पहली इकाई रिसर्च की क्या है? एलिमेंट्री
पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, पीएचडी स्टूडेंट। पीएचडी स्टूडेंट जब आता है तब वहां से हम सीखते हैं भाई रिसर्च कैसे करनी है, क्योंकि उसी रिसर्च पे आपकी भविष्य की तकनीकी निर्भर करने वाली है। हर यूनिवर्सिटीज में ऐसा नियम है, ऑलमोस्ट इन इंडिया आई कैन से more than 80-90% PhD student join a particular department and he will be doing PhD in particular department only. अब वो इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कर लिया तो कंप्यूटर में ना घुस जाए। कहीं कहीं तो ऐसा है कि पीएचडी स्टूडेंट सुपरवाइजर के साथ ही पेपर पब्लिश करेगा तो उसकी थीसिस सबमिट की जाएगी, या तो मिनिमम 2-3 पेपर्स। अब व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ दैट इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च ही मर गई वहां पे। कहीं पे वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर का आदमी कुछ मेडिकल डिवाइस बनाना चाहता था, फॉर मेडिकल डिवाइस वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता था, बट यूनिवर्सिटी ने कहा कि डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो उसका जब रिसर्च पेपर छापोगे डॉक्टर का नाम नहीं रहने देंगे। अब वो कैसे लेगा फिर डेटा? डॉक्टर के यहाँ ये कह दिया एम्स में या कहीं पे भी, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि तुम मेरा डेटा अगर यूनिवर्सिटी को दे दोगे उधर तो हम तुम्हें ये कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा, बिकॉज देयर वाज नो पॉलिसी, देयर वाज नो पॉलिसी फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ रिसर्च। और वहां से पीएचडी स्टूडेंट की जब शुरुआत होती है, देन ही इज एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर डोमेन। वो वहां से खत्म हो गई। एक हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो भी जो नई शिक्षा नीति में ये कहा कि भाई हम सब यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देंगे। अब देखिए, बहुत सारा आप भी अखबार में पढ़ते होंगे, हमेशा हर यूनिवर्सिटी बजट का रोना रोती है, बजट कम है। बजट का रोना इसलिए रोती है कि हर चीज उसको सरकार से पैसे मांगने हैं। आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी एमआईटी, सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है। दे आर जनरेटिंग देयर ओन फंड। आप आईआईटीज में 60-70 साल तक देश ने आपको दिया, you have to return. Why not to attract foreign student and take more fee from them? Why not to attract more industry people and do the research for industry and generate the money, generate the revenue? Why you are seeking always money from the government? We have to work in that direction only also. और जो दुनिया की जो, क्योंकि जब आप अपना खुद का पैसा कमाएंगे तो सरकार भी नहीं पूछने जाएगी। एंड इन दिस न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट हैज गिवन ओपन फुल हैंड, यू हैव द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूं। जैसे कि पीएचडी स्टूडेंट बहुत जरूरी है रिसर्च के लिए। एक यूनिवर्सिटी में करीब करीब 50 डिपार्टमेंट होते हैं। 50 डिपार्टमेंट में अगर एक डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर, उसको बोलो कि भाई तुम ऐसा करो, तुम अच्छे रिसर्चर हो, यू पिक एनीवन, जस्ट गिव ए टास्क। एक प्रोफेसर 6 महीना के लिए विदेश जाएगा फॉर एनी स्कॉलरशिप। आई नो दैट इंडियंस आर वेरी गुड रिसर्चर, दे कैन गेट दिस काइंड ऑफ ऑफर वेरी इजीली। अब 6 महीने के पैसे पे जब वो चला जाएगा तो उसकी जो 6 महीने की जो सैलरी हम बचाते हैं, उस सैलरी से हम एक पीएचडी स्टूडेंट को 5 साल स्कॉलरशिप दे सकते हैं। 5 साल। अब अगर 50 डिपार्टमेंट है तो आप देखिए, इमीडिएटली यू कैन गेट 250 पीएचडी स्टूडेंट विथ स्कॉलरशिप इन योर यूनिवर्सिटी। आपके 250 लोग अचानक से बढ़ गए, एंड नाउ यू कैन डू द रिसर्च। और ये तो फिर एक चेन बनती है, एक चेन बनती है। इट्स ए काइंड ऑफ केस स्टडी। आई एम सेइंग दैट यू डू वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके बाद इंडस्ट्री से आप लिंक करो, उसके बाद बहुत सारे कंसल्टेंसी से पैसे ला सकते हैं, सो मेनी थिंग्स लाइक बट दिस इज ए काइंड ऑफ स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग विच इज वेरी इजी। दूसरा एग्जांपल है, आज आप देखिए पूरी दुनिया में हर जगह जो है कॉन्फ्रेंसेज क्या क्या होते रहते हैं। हम कैसे इफेक्ट कर सकते हैं अपने इकोनॉमी को। आज आप देखिए, एक कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ होती है, आप कम से कम इतना टारगेट रखो कि 5 आदमी हम फॉरेन से ले आएंगे, 5 पार्टिसिपेंट फ्रॉम द फॉरेन। द फॉरेन फी इज रफली अराउंड $1,000 रजिस्ट्रेशन फी। अगर एक एनआईटी का हम सेटअप लेते हैं, करीब करीब हमारे पास 20 से 25 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट अगर एक कॉन्फ्रेंस एक साल अच्छा कराता है
और 5 लोगों को लेकर के आता है, तो बेसिकली यू कैन ग्रैब 125 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। और अगर ये NITs ऑल टुगेदर वी हैव रफली अराउंड 40, तो 40 40 में 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स रफली अराउंड 10,000। 10,000 लोग आप टूरिज्म के नाम पे भी हेल्प कर सकते हैं। एंड इफ यू कंपेयर ऑल द, अभी मैंने सिर्फ 33 यूनिवर्सिटी का हजारों की संख्या में अपने यहाँ विश्वविद्यालय, and we can help to the tourism also. And you can't believe China is doing the same thing. चाइना का हर प्रोफेसर, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, हांगकांग में बैठा है या चाइना में बैठा है, एवरी ईयर दे हैव कॉन्फ्रेंसेस। और हमारे यहाँ के लोग जा करके अपना गवर्नमेंट का पैसा भी खर्च करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी भी देते हैं और घूम फिर करके आ जाते हैं। कभी हमने सोचा कि यार हमें भी तो बुलाना चाहिए। वी नीड दिस काइंड ऑफ set up in our mind, and I'm very happy that new education policy support these kind of things, because it is going to give financial autonomy to the universities. ये कुछ हमारे चीज रह गए हैं, एंड अब लगता है कि हमारी बात खत्म हो गई है, मेरा समय भी खत्म हो गया है, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एंड आई एम हैप्पी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक मिनट भाई साहब। जी भाई साहब, प्रणाम। मैं डॉक्टर संजीव कुमार। आपके जो आपने नई शिक्षा नीति पर दिया, ये बहुत ही एक मिनट जुड़ते जा रहे हैं। जी, और खासकर जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है, उसकी जो विशेषता जो आपने बताई है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जो न्यू रिसर्च एस्टैब्लिश होंगे, और खासकर जिस पर भी स्वदेशी शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा, और इसमें साथ साथ में टेक्नोलॉजी का जो कोलैबोरेशन होगा, उससे हमारे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और हमारे रिसर्चर और जो नए जो एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी बंधी हुई कॉलोनियल पीरियड की जो शिक्षा नीति थी, उससे हटके हमें एक राष्ट्रवाद की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपके व्याख्यान में हमें मिला, ये बहुत अच्छा होगा देश के लिए। और खासकर हमें भाई साहब जो आपसे सीखने को मिला, जो आपने बताया कि तकनीकी जो आज 21st सेंचुरी का एक विषय बन गया है कि तकनीकी के बिना हम चल नहीं सकते हैं, और शिक्षा नीति के साथ में अगर तकनीकी जो मिलेगी, जो आपने बताया, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी साबित होगी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसा कि अभी ये हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसके आधार पर हम सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहे कि जो नई शिक्षा नीति होगी, इंटरडिसिप्लिनरी के साथ साथ में क्या उन सारे सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करेगी जो जैसे कि जो हमारी बेसिक नीड होती है, जो बेसिक स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करेगी, जैसे कि हमारे रूरल एरिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आगे बढ़ाएगी। तो ये किस तरह से प्रमोशन होगा कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो रूरल एरिया तक पहुंचेगी और वहां से शिक्षा नीति को आगे और प्रमोशन मिलेगा। इस चीज़ पे हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, और आपका जो व्याख्यान हमें बहुत ही अच्छा लगा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा आपका। और क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति काफ़ी लाभदायी भी है। धन्यवाद भाई साहब। हाँ संजीव जी, ये थोड़ा सा कहीं से आवाज आ रही है।
इको आ रही है, उसको बंद कर लीजिए। हाँ हाँ, अब ठीक है। एक बार बोलने के बाद बंद कर लीजिए। अभी क्या है कि ये सच है कि जो हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे नई शिक्षा नीति से टेक्नोलॉजी का क्या एक पैराडाइम शिफ्ट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक शिक्षा है वो क्या है कि अपने लोकल लैंग्वेज में है, कम से कम 3 विषय जो है उसके साथ पढ़ाए जाएंगे। बाकी जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जो गांव के एरिया हैं, जो दूसरे जो पिछड़े एरिया जिनको भारत के कह सकते हैं, उनके लिए इस पे बहुत सारा काम है। जैसे अभी तक देखिए, एक उदाहरण के तौर पे नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का हॉस्टल पूरा फ्री होगा। इसके पहले हॉस्टल के फी देने पड़ते थे। उनको जो है लोकल भाषा में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद उस जगह की जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, जो जिला प्रशासन तय करेगा, वहां पे वोकेशनल स्टडी की जाएगी। वोकेशनल स्टडी जैसे कि मान लीजिए कहीं पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, उन पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ वोकेशनल स्टडी। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई है वो भारत को स्वदेशी की तरफ ले जाने के लिए, आत्मनिर्भर की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी, पहली बार देश की शिक्षा नीति में अपने पुराने यूनिवर्सिटीज का भी नाम लिया गया। उसमें नालंदा, तक्षशिला, दीज काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज का भी इसमें पूरे ओपनली नाम लिया गया है। ये बहुत बड़ा चेंज होगा। सारे चीज को हम ई कंटेंट जो बन रहा है, ई कंटेंट को लोकल लैंग्वेज में बनाया जाएगा। जैसे कि आज आप देखिए बहुत सारी पुस्तकें हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में है। जो कक्षा 4 की, 5 की, 6 की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी में है। ऑनलाइन मटेरियल्स उनके अंग्रेजी में है। अब उनको लोकल लैंग्वेज में भी डेवलप किया जाएगा। तो ये चीजें हैं। अभी भाई साहब किसी का प्रश्न था, संस्कृत को भी लागू करना चाहिए। बिल्कुल लागू है जी, संस्कृत पूरी तरह से लागू है। 3 विषय में संस्कृत है, कुछ भी छूटा नहीं है। अब आप सोचिए, इसका ड्राफ्ट जो है करीब करीब, इसके ड्राफ्ट के जो पन्ने जो थे, मैं अभी देखता हूं, 484 पेज के ये ड्राफ्ट थे। और 484 पेज में इतने लंबे, मतलब एक व्यक्ति जो जो कुछ सोच सकता है अपनी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसमें सब कुछ है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। अब ये तो सही बात है, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कठिन होगा, और वो कठिन काम को किया जाएगा। इसके पहले क्या था कि लोग करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। देयरफॉर आई गिव एग्जांपल। 2010 में एक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने, कपिल सिब्बल ने बनाई कि हमारे आईआईटीज को बाहर ओपन कर लेंगे, बाहर की यूनिवर्सिटी कर लेंगे, लेकिन एक भी नहीं हो पाई। 10 साल में नहीं हो पाई। इट वॉज नॉट ए इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, इट वॉज ए पॉलिसी प्रॉब्लम। भाई साहब, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ बताइए। तो कहीं ना कहीं संजीव जी को जवाब मिल गया होगा। तो संजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब श्रीमान आलोक जी जो बिहार प्रांत का काम देख रहे हैं, सह प्रमुख करके हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आलोक जी का भी प्लस प्रश्न है, तो कृपया आलोक जी आप पूछेंगे श्रीमान जी से। भाई साहब, ये थोड़ा 5+3+3+4 को थोड़ा डिफाइन करेंगे? एक मिनट। अभी तक जो है, जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी,
वो बेसिकली हम लोग 10+2 का चलते थे। और आप तो बिहार के हैं, बिहार में तो 10+2, हम भी यूपी से हैं तो 10+2 बहुत चलता था। हम लोग इंटरमीडिएट के एग्जाम को 10+2 ही बोलते थे कि +2 में चला गया हूं, +2 में चला गया हूं। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया है, इस स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया गया है। 5+3+3+4, तो टोटल कितना हो गया? 5 3 8 3 11 4 15। ठीक है, पहले जब हम 10+2 बोलते थे तो 10+2 था नहीं बेसिकली। आपको, हम तो गांव में पढ़े हैं, बकरिया में भी पढ़ते थे। क्लास 1 में जाने से पहले 2-3 क्लास होते थे, याद है आपको? जी जी। गांव में अ ब चलते थे, फिर नर्सरी में KG1 KG2 ये सब चलता था। तो बेसिकली 10+2 हम कह तो देते थे, लेकिन वो 10+2 होता नहीं था। कहीं पे 10+4 हो जाता था, कहीं 14 हो जाता था, कहीं 15 हो जाता था। समझ रहे हैं आप? उसी को गवर्नमेंट ने कहा कि जब करना ही है तो आप इसको ऐसे कर लो। तो अब जो है 5+3, अब जब जो जाना है तो अब इसमें जो 5 कर दिया, 3 कर दिया, 11 कर दिया, +4 15 ईयर्स कर दिया। उसके पहले ये 14 साल तक चल ही जाता था। मतलब मुझे लगता है कि किसी भी स्कूल में 14 साल से कम में 10+2 नहीं होता था। तो मोटा मोटी बस यही समझने की बात है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बिकॉज 10+2 मीन्स योर एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, बट जनरली क्लास 6 से एजुकेशन नहीं स्टार्ट होती थी। कक्षा 3 से ही बच्चा स्कूल जाने लगता था। उसी को ये इंप्लीमेंट किया गया है। जी भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने ये सवाल पूछा। श्रीमान आशुतोष जी ने कई सारे चीज़ों का जिक्र किया है, और नई शिक्षा नीति का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं कुछ लाइन बोलूंगा। आज का बौद्धिक तो बहुत ही अद्भुत हुआ, और बड़े जोशीले बौद्धिक थे। बहुत सारी चीज़ों को तथ्यों के साथ में रखा है श्रीमान आशुतोष जी ने। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नाम और निशान। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो कितने भी कोशिश कर ले, हमारी हस्ती मिट नहीं सकती किसी भी तरीके से। और भी कई सारी चीजों का जिक्र किया, तो मैं 2-3 चीजों को बोलूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहे थे, ऐसा करके जिक्र किया। तो ये तो बहुत छोटी बात है, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो सभी को पता है। अपने चीजों को रखा। और एक चीजों को बोला, हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो शिक्षा नीति है, और कहीं ना कहीं आने वाली नई पीढ़ी को एक जो गुरुकुल की परंपरा है, गुरुकुल की चीजें हैं, वो समझ में आने लगेगी। और अंग्रेजों ने, या जो यहाँ पे सामाजिक तत्व है, उसने उनको शिक्षा पे आघात करने का मूल उद्देश्य यही था कि यहाँ की शिक्षा नीति को अगर खत्म कर दिया जाए, इनकी कोई अपनी शिक्षा नीति नहीं होगी, तो ये राष्ट्र विरोधी काम करेंगे, किसी और सामाजिक तत्वों में काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को देश शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और श्रीमान जी बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। लगता है कि सुनील जी कहीं तकनीकी खराबी के कारण रिमूव हो गए हैं। तो आलोक जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान आशुतोष जी के। जी आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, लगता है आलोक जी के साथ भी समस्याएं हैं। ठीक है, तो आलोक जी भी नहीं रहे। तो श्रीमान आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आपने इतना कीमती समय दिया। सबसे बड़ी बात, आपने चीजों को तथ्यों के साथ रखा, और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हम लोगों के साथ जुड़े होंगे, काफी नई चीजों को सुना है, और जो मतलब रियलिटी है, और कहीं ना कहीं अभी एक उल्लास जोश में है, और आगे आने स्थिति को देखते हुए वो सब कुछ समझ में आ जाएगा सभी, है ना। सब यहीं पे रहेंगे। आपने कई सारी नई टेक्नोलॉजी की बात की कि हमें पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, सर्किट थ्योरी पढ़ना है, लेकिन हमारे जिंदगी में कहीं कोई यूज नहीं है। तो नई शिक्षा नीति का हम लोगों को स्वागत करना। आपका बहुत बहुत मेरी और पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार कि आपने इतना समय दिया। श्रीमान सुनील जी का भी स्वागत और आभार, और सुमित जी का भी स्वागत कि आपने इतना कीमती समय दिया। तो धन्यवाद। ठीक है मनीष जी, फिर मैं